जुरासिक वर्ल्ड 2015 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कॉलिन ट्रेवोर ने किया है, जिन्होंने रिक जाफा, अमांडा सिल्वर और डेरेक कॉनोली के साथ जाफा और सिल्वर की कहानी की पटकथा लिखी थी। यह जुरासिक वर्ल्ड त्रयी में पहली किस्त है और जुरासिक पार्क 3 2001 के बाद जुरासिक पार्क फिल्म श्रृंखला में कुल मिलाकर चौथी किस्त है। फिल्म में क्रिस पैट, ब्राइस डलास हावर्ड, विंसेंट डी ऑनफ्रियो, टाई सिम्पिकन्स, निक रॉबिन्सन, उमर साय, बीडी वोंग और इरफान खान हैं। वोंग ने मूल जुरासिक पार्क फिल्म से अपनी भूमिका दोहराई। जुरासिक पार्क की घटनाओं के 22 साल बाद जुरासिक वर्ल्ड कोटा रिका के प्रशांत तट पर स्थित इस्ला नुबलर के उसी काल्पनिक द्वीप पर घटित होता है। क्लोन किए गए डायनासोरों का एक सफल थीम पार्क, जिसे जुरासिक वर्ल्ड कहा जाता है, वर्षों से द्वीप पर संचालित हो रहा है, जिससे जॉन हैमंड का सपना साकार हुआ है। जब एक ट्रांसजेनिक डायनासोर अपने बड़े से भाग जाता है और उत्पात मचाता है तो पार्क अराजकता में डूब जाता है। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने 2004 में चौथी जुरासिक पार्क फिल्म का निर्माण शुरू करने का इरादा किया था, जिसे 2005 के मध्य में रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन विकास की गति धीमी थी, जबकि स्क्रिप्ट में कई संशोधन हुए। कार्यकारी निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग के सुझाव के बाद लेखक विकास की गति जफा और सिल्वर ने कार्यात्मक डायनासोर पार्क के विचार की खोज की। एक बार जब ट्रेवोर को 2013 में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया तो उन्होंने कॉनोली के साथ एक नई स्क्रिप्ट विकसित करते समय उसी विचार का पालन किया। फिल्मांकन लुइसियाना और हवाई में अप्रैल से अगस्त 2014 तक चला। डायनासोर लुकास फिल्म के इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक द्वारा CGI का उपयोग करके और लेगेसी इफेक्ट्स द्वारा आदमकद एनिमेट्रिक्स का उपयोग करके बनाए गए थे। उत्पादन मई 2015 में पूरा हुआ। जुरासिक वर्ल्ड को यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 12 जून 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था। आलोचकों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई। कई लोगों ने इसे सर्वश्रेष्ठ जुरासिक पार्क सीक्वल माना। इसने दुनिया भर में $1.6 बिलियन की कमाई की। 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म, श्रृंखला में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और रिलीज़ हुई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2 सीक्वल रिलीज़ हो चुके हैं, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। कथानक भाई जैज और ग्रे मिशेल शीतकालीन अवकाश के लिए इस्ला नुबलर पर एक डायनासोर थीम पार्क जुरासिक वर्ल्ड का दौरा करते हैं, जहां उनकी मौसी क्लेयर डियरिंग संचालन प्रबंधक है। क्लेयर अपनी सहायक जारा को लड़कों के मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त करती है, लेकिन वे उससे बचते हैं और स्वयं खोजबीन करते हैं। द्वीप पर खइयों और नौसेना के अनुभवी और एंथोलॉजिस्ट ओवेन ग्रैडी ब्लू, चार्ली डेल्टा और इको से बने वेलोसिरैप्टर दस्ते को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उनकी बुद्धिमत्ता पर शोध कर रहे हैं। रैप्टर्स की आदेशों का पालन करने की क्षमता के आधार पर इंजन सुरक्षा के प्रमुख निक हॉरिकन्स का मानना है कि जानवरों को हथियार बनाया जा सकता है। एक विचार ओवेन और उनके सहायक बैरी ने जोरदार विरोध किया। इसके उद्घाटन से पहले क्लेयर और पार्क के मालिक साइमन मसरानी ने पार्क के नवीनतम आकर्षण इंडोमिनस रैक्स आनुवंशिकीविद डॉक्टर हेनरी वू द्वारा बनाया गया एक ट्रांसजेनिक डायनासोर का निरीक्षण किया। मसरानी ने ओवेन को बाड़े की सुरक्षा का मूल्यांकन करने का काम सौंपा। ओवेन ने क्लेयर को चेतावनी दी कि इंडोमिनस में सामाजिक कौशल का अभाव है, जो इसे खतरनाक और अप्रत्याशित बनाता है।
जब इंडोमिनस अपने परिसर से भाग जाता है तो ओवेन और 2 पार्क कर्मचारी बाड़े में प्रवेश करते हैं। इंडोमिनस, जो खुद को छुपा सकता है और अपने ताप हस्ताक्षर को छिपा सकता है, अचानक प्रकट होता है। ओवेन बच जाता है, लेकिन द्वीप के अंदरूनी हिस्से में भागने से पहले इंडोमिनस अन्य 2 लोगों को खा जाता है, यह महसूस करते हुए कि यह बेहद शातिर और बुद्धिमान है। ओवेन ने मसरानी को नमूने को नष्ट करने की सलाह दी, लेकिन अपनी कंपनी के निवेश की रक्षा के लिए मसरानी ने गैर घातक हथियारों के साथ इसे वश में करने के लिए एक विशेष इकाई भेजी ताकि इसे सुरक्षित रूप से अपने बाड़े में वापस किया जा सके। अधिकांश यूनिट के मारे जाने के बाद क्लेयर ने द्वीप के उत्तरी क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया, जबकि मसरानी ओवेन की चेतावनी पर विचार करता है और वो पर आरोप लगाता है। एक टूर वाहन में पार्क की खोज करते समय जैच और ग्रे एक प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इंडोमिनस आता है और वाहन को नष्ट कर देता है, लेकिन लड़के बाल बाल बच जाते हैं। वे मूल जुरासिक पार्क आगंतुक केंद्र के खंडर ढूंढते हैं, एक पुरानी जीप रैंगलर की मरम्मत करते हैं और पार्क रिसोर्ट में वापस चले जाते हैं। जैसे ही क्लेयर और ओवेन लड़कों की खोज करते हैं, वे भी मुश्किल से इंडोमिनस से बच पाते हैं। मसरानी और 2 सैनिक हेलीकॉप्टर से इंडोमिनस का शिकार करते हैं, लेकिन वह पार्क के एवियरी में टूट जाता है। टेरांडोनस और डेमोफोर्डन्स इंडोमिनस से चौंक कर एवियरी से भाग जाते हैं और मसरानी के हेलीकॉप्टर में उड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसके यात्रियों की मौत हो जाती है। रिसोर्ट में एकत्र होने से पहले और जारा सहित सभी पर हमला करता है, जिसे बाद में मोसासारस द्वारा निगल लिया जाता है। जैच और ग्रे ओवेन और क्लेयर को रिसोर्ट में पाते हैं क्योंकि सशस्त्र कर्मी टेरोसार को मार गिराते हैं। आदेश मानते हुए हॉरिकन्स रैप्टर्स को इंडोमिनस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करने का आदेश देता है, जिसके बाद ओवेन अनिच्छा से अनुपालन करता है और रैप्टर्स के साथ हमले का नेतृत्व करता है। इंडोमिनस को खोजने पर डायनासोर आपस में संवाद करना शुरू कर देते हैं। ओवेन को पता चलता है कि इंडोमिनस में वेलोसिरैप्टर डीएनए और यह रैप्टर्स पर ओवेन की कमान हथिया लेता है और पैक का नया अल्फा बन जाता है। सैनिकों ने इंडोमिनस पर गोलीबारी की, लेकिन वह बच गया। रैप्टर्स अधिकांश सैनिकों को मार डालते हैं, जबकि चार्ली अराजकता में मारा जाता है। हॉरिकन्स ने डॉक्टर वू के शोध की सुरक्षा के लिए डॉक्टर वू और डायनासोर के भ्रूणों को द्वीप से बाहर निकाला। ओवेन, क्लेयर और लड़के हॉरिकन को प्रयोगशाला में अधिक भ्रूण सुरक्षित करते हुए पाते हैं, लेकिन डेल्टा अंदर घुस जाता है और उसे मार डालता है। इंडोमिनस के दोबारा प्रकट होने से पहले ओवेन 3 जीवित रैप्टरों के साथ अपना बंधन बहाल कर देता है। वे हाइब्रिड पर हमला करते हैं, लेकिन डेल्टा और इको मारे जाते हैं, जबकि ब्लू बेहोश हो जाता है। क्लेयर ने जुरासिक पार्क के अनुभवी टायरानोसारस रेक्स को उसके बाड़े से रिहा कर दिया और उसे इंडोमिनस के साथ लड़ाई के शामिल कर लिया। जब तक ब्लू ठीक नहीं हो जाता और लड़ाई में शामिल नहीं हो जाता, तब तक इंडोमिनस अंततः टायरानोसोरस पर बढ़त हासिल कर लेता है। यह जोड़ी इंडोमिनस पर तब तक हावी रहती है जब तक कि वे लेगून के किनारे पर नहीं पहुंच जाती, जहां निवासी मोसासारस उसे पानी के अंदर खींच लेता है। बचे हुए लोगों को निकाल लिया गया और द्वीप को एक बार फिर छोड़ दिया गया। जैच और ग्रे अपने माता पिता के साथ फिर से मिल जाते हैं, जबकि ओवेन और क्लेयर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। स्कॉट मिशेल के रूप में एंडी बकले, करेन के पति, और जैच और ग्रे के पिता। इसके अतिरिक्त जिमी फॉलन और जिमी बफेट स्वयं कैमियो में दिखाई देते हैं, जबकि फिल्म के निर्माता पैट्रिक कार्ली मसरानी के उड़ान प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हैं। कॉलिन ट्रेवोर संक्षेप में मिस्टर डीएनए की आवाज़ देते हैं, एक एनिमेटेड डीएनए हेलिक्स जो
आगंतुकों को पार्क की तकनीक समझाता है। जुरासिक पार्क में ग्रेग बर्सन द्वारा आवाज़ दी गई एक पात्र है। ब्रैड बर्ड पार्क के मोनोरेल उद्घोषक के रूप में एक आवाज़ वाला कैमियो प्रदान करते हैं और फिल्म के तकनीकी सलाहकार जैक हॉर्नर भी एक कैमियो भूमिका निभाते हैं। एरिक एडल्स्टीन संक्षेप में एक प्रयोग पर्यवेक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। विषय वस्तु और विश्लेषण। निर्देशक कॉलिन ट्रेवरो ने कहा कि इंडोमिनस रैक्स फिल्म की कहानी के केंद्र में सिंथेटिक हाइब्रिड डायनासोर उपभोक्ता और कॉरपोरेट जाति का प्रतीक है। डायनासोर सबसे खराब प्रवृत्तियों को मूर्त रूप देने के लिए था। हम आश्चर्य से घिरे हुए हैं और फिर भी हम और अधिक चाहते हैं और हम इसे बड़ा, तेज, जोर से बेहतर चाहते हैं। और फिल्म की दुनिया में जानवर को इसी आधार पर डिज़ाइन किया गया है। कॉरपोरेट फोकस समूहों की एक श्रृंखला पर उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में हमारे लालच और लाभ की हमारी इच्छा के बारे में कुछ है। मेरे लिए इंडोमिनस रैक्स वह इच्छा है जिसे संतुष्ट करने की आवश्यकता है। फिल्म पत्रकारों ने जुरासिक वर्ल्ड में पार्क और फिल्म और मनोरंजन उद्योग के कामकाज के बीच समानताएं देखी हैं। अभिनेता जेम्स ड्यूमोंट, जिनकी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका है, ने कहा कि व्यक्ति पर्यावरण एक है, एक स्पष्ट विषय, एक अन्य विषय है। जो लोग बुराई को नहीं रोकते वे उसका समर्थन और प्रोत्साहन कर रहे हैं। फिल्म पशु अधिकार अवधारणाओं की भी पड़ताल करती है। इंडोमिनस रैक्स को कैद में और पूर्व अलगाव में पाला गया, जिससे प्राणी पूरी तरह कार्यात्मक नहीं हो गया। ट्रेवरो ने जुरासिक वर्ल्ड के लिए एक प्रमुख प्रेरणा के रूप में 2013 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ब्लैकफिश का हवाला दिया, जो सी वर्ल्ड में बंदी ओरका की आलोचना करती है। उत्पादन मुख्य लेख। जुरासिक वर्ल्ड का उत्पादन विकास। मई 2001 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने एम्बेलन एंटरटेनमेंट से जुरासिक पार्क 4 के लिए विचारों का विकास शुरू किया, जिसे उन्होंने निर्मित करने की योजना बनाई थी। प्रारंभ में जुरासिक पार्क 3 के निर्देशक को जॉनस्टन को चौथी फिल्म के निर्देशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2002 में विलियम मोनाहन और पटकथा लेखक के रूप में घोषित किया गया था और 2005 के मध्य में रिलीज़ की तारीख निर्धारित की गई थी। कैथलीन कैनेडी फिल्म का निर्माण करेंगी और स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। प्रारंभिक कहानी के विचार में आंशिक रूप से कोस्टा रिकन मुख्य भूमि की ओर पलायन करने वाले डायनासोर शामिल होंगे। हाँ, डॉक्टर एलन ग्रॉट और डॉक्टर इयान मैल्कम सहित विशेषज्ञों की एक टीम एक अपतटीय द्वीप पर एक अभियान की योजना बनाएगी और स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर रहे डायनासोरों की खोज करेगी। कथानक के एक भाग में पात्रों को डायनासोर के प्रसार को प्रतिबंधित करने और पारिस्थितिक आपदा को रोकने का तरीका तैयार करना शामिल होगा। प्रारंभिक अवधारणा कला में आनुवांशिक रूप से इंजीनियर किए गए मानव डायनासोर भाड़े के सैनिकों को भी दर्शाया गया है। मोनाहन के स्क्रिप्ट का पहला मसौदा जुलाई 2003 में समाप्त हो गया था। पिछली फिल्मों की तरह कहानी जंगल पर आधारित नहीं थी। मोनाहन ने बाद में किंगडम ऑफ हेवन पर काम करने के लिए परियोजना छोड़ दी। उनकी जगह जॉन सेल्स ने ले ली, जिन्होंने स्क्रिप्ट के 2 ड्राफ्ट लिखे। एक मसौदे में एक नए चरित्र निक हैरिस नाम के एक भाड़े के सैनिक पर बचाव अभियानों में उपयोग के लिए और ड्रग डीलरों से निपटने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित डायनो नीचस की एक टीम को प्रशिक्षित करने का आरोप लगाया जाएगा। फ्रैंक मार्शल अंततः एक निर्माता के रूप में इस परियोजना में शामिल होंगे। 2005 के दौरान फिल्म की प्रगति रुक गई क्योंकि मार्शल और स्पीलबर्ग अन्य फिल्म परियोजनाओं में व्यस्त थे। चौथी इंडियाना जोन्स फिल्म की रिलीज़ के बाद फिल्म पर अतिरिक्त काम शुरू होने की उम्मीद थी, जिस पर मार्शल और स्पीलबर्ग काम कर रहे थे। 2006 में स्पीलबर्ग ने कहा कि जॉनस्टन फिल्म का निर्देशन करेंगे, लेकिन अप्रैल 2007 तक जॉनस्टन निर्देशक के रूप में शामिल नहीं थे।
2008 में रिलीज़ की तारीख अपेक्षित थी, लेकिन बाद में इसे 2009 तक विलंबित कर दिया गया। 2010 तक जॉनस्टन फिर से इस परियोजना में शामिल हो गए और उन्होंने नई जुरासिक पार्क 3 में पहली फिल्म बनाने की योजना बनाई। जॉनसन की 2011 की फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर सहित अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के बाद जॉनस्टन को स्पीलबर्ग के साथ इस परियोजना को और विकसित करने की उम्मीद थी। 2011 में लेखक मार्क प्रोटोसेविच को काम पर रखा गया था। उन्होंने 2 कहानी उपचार लिखे, जिनमें से किसी को भी मंजूरी नहीं मिली। स्पीलबर्ग और कैनेडी को लगा कि फिल्म में अभी तक पर्याप्त कहानी नहीं है। 2012 में रिक जाफा और अमांडा सिल्वर को पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। लेखकों ने स्पीलबर्ग के 3 विचारों को शामिल किया: एक पूरी तरह से काम करने वाला डायनासोर थीम पार्क, एक मानव जिसका प्रशिक्षित रैप्टर्स के साथ संबंध है। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2013 में। यूनिवर्सल ने 13 जून 2014 की रिलीज़ डेट तय की। कैनेडी ने बाद में फरवरी में प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि वह आगामी स्टार वार्स सीक्वल 3 में व्यस्त थी। 1 महीने बाद कॉलिन ट्रेवोर को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया और मार्शल के साथ पैट्रिक क्रॉली को निर्माता के रूप में घोषित किया गया। ट्रेवोरो और उनके लेखन साथी डेरेक कॉनोली ने स्पीलबर्ग के 3 कहानी विचारों को बरकरार रखते हुए जाफा और सिल्वर के पहले के मसौदे को फिर से लिखा। लेखकों को स्क्रिप्ट को सही करने के लिए समय देने के लिए फिल्म की रिलीज़ में 1 साल की देरी की गई। सितंबर में यूनिवर्सल ने फिल्म के शीर्षक जुरासिक वर्ल्ड की पुष्टि की, जिसकी रिलीज़ 12 जून 2015 को तय की गई। 2003 और 2008 के बीच पिछली जुरासिक पार्क फिल्मों के कई कलाकारों से उनकी भूमिकाओं को दोबारा निभाने की उम्मीद की गई थी, जिसमें डॉक्टर एलन ग्रांट के रूप में सैम नील, डॉक्टर इयान मैल्कम के रूप में जेफ गोल्ड ब्लम, जॉन के रूप में रिचर्ड एटनबरो शामिल थे। हैमंड और लॉरा डॉन डॉक्टर एली सैटलर के रूप में। एटनबरो ने 2008 में अपने घर में गिरने के बाद अभिनय से संन्यास ले लिया। फिल्म में उनके चरित्र की एक मूर्ति दिखाई गई है। ट्रेवोरो और कॉनोली अन्य पात्रों को तब तक वापस नहीं लाना चाहते थे जब तक कि उनके लिए कहानी में शामिल होने का कोई अच्छा कारण ना हो। उन्होंने डायनासोर को फिर से बनाने के लिए जिम्मेदार वैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी वू को एक तार्किक विकल्प माना। अक्टूबर 2013 में टॉय सिम्पिकन्स और निक रॉबिन्सन को बाल पात्रों के रूप में लिया गया था। ब्रॉयस डलास हावर्ड और क्रिस पैट को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया था। 2014 की शुरुआत में विंसेंट डी ओनोफ्रियो और इरफान खान को कास्ट किया गया था और बॉडी वॉन्ग को डॉक्टर हेनरी वू की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए कास्ट किया गया था, जो मूल जुरासिक पार्क के बाद चरित्र की पहली उपस्थिति थी। 1993 में फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी 10 अप्रैल 2014 को शुरू हुई। हवाई में बजट $150 से $215 मिलियन बताया गया था। वहाँ फिल्मांकन के स्थानों में काउई और ओहू द्वीप शामिल थे। इंडोमेनिस रेक्स से संलग्न हवाई में शूटिंग स्थानों में से एक था। लुइसियाना जाने से पहले जून तक हवाई में फिल्मांकन जारी रहा। काल्पनिक जुरासिक वर्ल्ड थीम पार्क की मुख्य सड़क और बोर्ड वॉक क्षेत्र का निर्माण परित्यक्त सिक्स फ्लैग्स न्यू ऑरलियंस पार्क की पार्किंग में किया गया था। न्यू ऑरलियंस में नासा की मैचोर्ड असेंबली सुविधा का उपयोग जुरासिक वर्ल्ड पार्क का प्रतिनिधित्व करने वाले आंतरिक सेटों के निर्माण के लिए भी किया गया था। सुविधा में निर्मित अन्य सेटों में एक मोसासॉरस फीडिंग शो और एक रैप्टर संलग्न शामिल था। फिल्म में एक दृश्य शामिल है जिसमें क्लेयर की सहायक जारा कैटी मैकग्रॉथ द्वारा अभिनीत को पार्क के लैगून में गिरने से पहले कई टेरानोडन द्वारा ले जाया जाता है, जहां उसे मोसासॉरस खा जाता है, पहली महिला को चिन्हित करता है। फिल्म श्रृंखला में मृत्यु। ट्रेवोरो इसे सबसे शानदार मौत जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं बनाना चाहते थे।
साथ ही फिल्म देखने वालों को आश्चर्यचकित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, चलो किसी ऐसे व्यक्ति को मरना चाहिए जो ऐसा नहीं करता है, बिल्कुल मरने के लायक है। स्टैन विंस्टन ने पिछले जुरासिक पार्क फिल्मों के लिए एनिमेट्रॉनिक डायनासोर उपलब्ध कराए थे और 2008 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने चौथी फिल्म के लिए भी ऐसा ही करने का इरादा किया था। इसके बजाय लेगेसी इफेक्ट्स में विंस्टन के पूर्व सहयोगियों ने फिल्म के लिए एक एनिमेट्रॉनिक एपेटोसारस प्रदान किया। कुछ दृश्यों के दौरान वेलोसिरैप्टर को चित्रित करने के लिए मैकबेथ का उपयोग किया गया था और कुछ डायनासोर मोशन कैप्चर के उपयोग के माध्यम से बनाए गए थे। संगीत मुख्य लेख जुरासिक वर्ल्ड फिल्म स्कोर। संगीत स्कोर माइकल गियाचिनो द्वारा रचा गया था, जिन्होंने पहले वीडियो गेम वारपाथ, जुरासिक पार्क और द लास्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क बनाया था। पिछले जुरासिक पार्क स्कोर से जॉन विलियम्स के विषयों को गियाचिनो द्वारा शामिल किया गया था, जिन्होंने कहा था यह वास्तव में एक लक्षित दृष्टिकोण था कि कहाँ विलियम्स के विषयों को शामिल करें और कहाँ सबसे अधिक समझ आएगा, और कहा हम सबसे अधिक सराहना करेंगे। यह प्रशंसकों के रूप में स्वयं बैकलॉट म्यूजिक द्वारा 9 जून 2015 को एक साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया गया था। मार्केटिंग। फिल्म सेट की पहली आधिकारिक तस्वीरें अप्रैल 2014 में जारी की गई और उसके बाद जून में पहली फिल्म की तस्वीरें जारी की गई। जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन सम्मेलन के दौरान मार्क एंगलर्ट द्वारा सीमित संस्करण वाले जुरासिक वर्ल्ड पोस्टर की 500 प्रतियां दी गई। सम्मेलन में दर्शक जुरासिक वर्ल्ड फुटेज की कमी से निराश थे, जिसे उन्होंने फिल्म का फुटेज समझा। वह लेजेंडरी पिक्चर्स की आगामी फिल्म स्कल आइलैंड के टीजर ट्रेलर की घोषणा थी। 2 वायरल मार्केटिंग वेबसाइट, एक काल्पनिक मसरानी ग्लोबल कॉरपोरेशन के लिए और एक जुरासिक वर्ल्ड थीम पार्क के लिए नवंबर 2014 में लॉन्च की गई थी। मसरानी वेबसाइट जैक एंथोनी एवेंस और टिमोथी ग्लोवर द्वारा बनाई गई थी, जो पहले जुरासिक पार्क के 2 प्रशंसक थे। काल्पनिक पटेल कॉरपोरेशन के लिए एक वेबसाइट बनाई। शुरुआत में खान को पटेल उपनाम के साथ एक पार्क मालिक की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। जब कुछ प्रशंसकों ने पटेल वेबसाइट को फिल्म से जुड़ी एक आधिकारिक वेबसाइट समझ लिया, तो यूनिवर्सल ने आधिकारिक मसरानी वेबसाइट को डिज़ाइन करने और उसमें अपने स्वयं के बैक स्टोरी विवरण जोड़ने के लिए उसी वर्ष अप्रैल में एवेंस और ग्लोवर को काम पर रखा। मसरानी वेबसाइट में वह जानकारी शामिल थी जो फिल्म में नहीं थी, जैसे कंपनी द्वारा इन जैन की खरीद का विवरण और पार्क की उत्पत्ति के बारे में। मसरानी वेबसाइट में ऐसे वीडियो भी शामिल हैं जिनमें डियोनफ्रियो और वोंग को काल्पनिक कंपनी के बारे में चरित्र चित्रण करते हुए दिखाया गया। थीम। पार्क वेबसाइट में होटल, आवास, मौसम रिपोर्ट और सवारी के लिए प्रतीक्षा समय सहित उच्च स्तर का काल्पनिक विवरण दिखाया गया है। थीम पार्क वेबसाइट पर डायनासोर की जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जीवाश्म विज्ञानी ब्रायन सिवटेक को 2015 की शुरुआत में काम पर रखा गया था। ट्रेवोरो ने साइट के लिए काल्पनिक ग्राहक टिप्पणियां लिखी। उन्होंने लिखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं खरगोश के बिल में बहुत नीचे चला गया था। नियंत्रण कक्ष के मॉनिटर पर दिखाया गया क्लोज सर्किट वीडियो उत्पादन के दौरान फिल्माया गया था और थीम वार्क वेबसाइट में भी जोड़ा गया था। 23 नवंबर 2014 को एक टीजर ट्रेलर ऑनलाइन जारी किया गया था। इसके 2 दिन बाद पहला पूर्ण ट्रेलर जारी किया गया था। शुरुआत में से 2 दिन बाद थैंक्सगिविंग फुटबॉल गेम के दौरान NBC पर प्रसारित किया जाना था। फिल्म का विपणन पार्क खुला है टैगलाइन के साथ किया गया था। मार्केटिंग 2015 में भी जारी रही।
फिल्म के लिए एक टेलीविज़न विज्ञापन का प्रीमियर फरवरी में सुपर बाउल XLIX के दौरान किया गया। फिल्म की एक क्लिप है 8 अप्रैल को MTV पर प्रसारित की गई थी और इसमें पात्र ओवेन को पार्क के डायनासोर के इलाज के बारे में क्लेयर के साथ बहस करते हुए दिखाया गया था। फिल्म निर्देशक और लेखक जॉस वेडन ने क्लिप की आलोचना करते हुए इसे 70 के दशक का सेक्सिएस्ट कहा। वह एक कठोर है, वह एक जीवन शक्ति है वास्तव में। फिर भी बाद में ट्रेवोर ने कहा कि वह वेडन की टिप्पणियों से परेशान नहीं थे और ईमानदारी से कहूँ तो मैं उनसे पूरी तरह असहमत नहीं हूँ। मुझे आश्चर्य है कि यूनिवर्सल ने ऐसी क्लिप क्यों चुनी जो दिखाती है एक फिल्म के भीतर अलग अलग स्थिति जिसमें एक आंतरिक तर्क होता है। बाद में अप्रैल में अंतिम ट्रेलर के प्रीमियर तक 3 दिनों की अवधि के दौरान फिल्म के 3 नए पोस्टर जारी किए गए। ट्रेवोर यूनिवर्सल से निराश थे क्योंकि उनका मानना था कि ट्रेलरों में मैं जितना चाहता था उससे कहीं अधिक इस फिल्म को दिखाया गया है। ट्रेवोर ने कहा कि फिल्म की लागत के कारण ट्रेलर में वे दृश्य शामिल थे जो यूनिवर्सल को लगा कि जुरासिक पार्क 3 के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से स्टूडियो की निराशा के बाद इसकी वित्तीय सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे। यूनिवर्सल ने फिल्म के टेलीविज़न विज्ञापनों पर $34.9 मिलियन खर्च किए। केलॉग्स, डेयरी क्वीन और बारबासोल जैसे कंपनियों ने फिल्म के लिए प्रचार भागीदार के रूप में काम किया और लेगो और हैस्ब्रो ने इस पर आधारित खिलौने जारी किए। 2 वीडियो गेम लेगो जुरासिक वर्ल्ड और जुरासिक वर्ल्ड द गेम 2015 में जारी किए गए थे। टिपैट स्टूडियो ने यूनिवर्सल और FXCO के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन बनाया जिसका शीर्षक था जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल मूवी मेकर, जो पृष्ठभूमि तस्वीर में डायनासोर की छवियां जोड़ता है। रिलीज नाट्यशास्त्रीय जुरासिक वर्ल्ड का विश्व प्रीमियर 29 मई 2015 को पेरिस के ग्रैंड रैक्स सिनेमा में आयोजित किया गया था। फिल्म को 10 से 12 जून तक 66 क्षेत्रों में नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था। उत्तरी अमेरिका में 10 तारीख को वेलिस्टन वर्मोंट में मजेस्टिक 10 सिनेमाघरों में अग्रिम स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। 2 दिन बाद 4273 में खुलने से पहले वेन्यू यूनिवर्सल के लिए अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन संख्या। दुनिया भर में जुरासिक वर्ल्ड को 809 IMAX थिएटरों में रिलीज़ किया गया था, जिनमें से 364 उत्तरी अमेरिका में थे, जिससे वह IMAX के इतिहास में किसी भी फिल्म के लिए दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी रिलीज़ और अब तक की सबसे बड़ी दिन और तारीख वाली IMAX रिलीज़ बन गई। यूनिवर्सल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 28 अगस्त को एक सप्ताह के लिए सिनेमाघरों में IMAX 3D में फिल्म को फिर से लॉन्च किया। होम मीडिया जुरासिक वर्ल्ड को यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 20 अक्टूबर 2015 को DVD, ब्लू-रे और ब्लू-रे 3D पर रिलीज़ किया गया था। रिलीज़ होने पर इसने अपने पहले सप्ताह में लगभग 3 मिलियन ब्लू-रे और DVD इकाइयाँ बेची, जिससे यह यूनिवर्सल और 2015 दोनों के लिए सबसे अधिक बिकने वाली होम एंटरटेनमेंट लाइव एक्शन फिल्म है। सभी डिजिटल और भौतिक प्रारूपों में जुरासिक वर्ल्ड ने अपने पहले सप्ताह में $82.6 मिलियन का संग्रह किया। 2015 के अंत में इसे UK में वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो नामित किया गया था। इसकी रिलीज़ के बाद से 1.05 मिलियन प्रतियां बिकी। यह देश में तीसरी सबसे अधिक बिकने वाली DVD और दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली ब्लू-रे थी। 2018 में जुरासिक वर्ल्ड को जुरासिक पार्क 25वीं वर्षगांठ संग्रह में शामिल किया गया था और पहली बार 4K UHD ब्लू-रे प्रारूप में जारी किया गया था। राजस्व $1 मिलियन में प्रस्तुत किया गया। इसके वितरक यूनिवर्सल पिक्चर भी रिकॉर्ड्स जुरासिक वर्ल्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $23,653 मिलियन से अधिक और अन्य देशों में $1.018 बिलियन से अधिक की कमाई की और दुनिया भर में कुल $1.671 बिलियन की कमाई की। यह 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाया
एक ही सप्ताहांत में $500 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई, जिसने हीरो हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 के पिछले विश्वव्यापी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसने 14 दिनों के भीतर $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह फ्यूरियस 7 को पीछे छोड़ते हुए उस समय इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई। डेडलाइन हॉलीवुड ने उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागतों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना $474 मिलियन की, बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 2015 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर की सूची में तीसरा स्थान दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा फिल्म ने दूसरे सप्ताहांत में सबसे बड़ी कमाई का रिकॉर्ड बनाया। इसका राजस्व 49% गिरकर $106.6 मिलियन हो गया और यह लगातार 3 सप्ताहांतों तक उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस में शीर्ष पर रही। उस समय फिल्म द्वारा स्थापित अन्य रिकॉर्डों में व्यापक रिलीज के लिए सबसे बड़ा सप्ताहांत प्रति थिएटर औसत शामिल है। प्रति थिएटर $48,855, $100 मिलियन तक पहुंचने वाली सबसे तेज फिल्म और $600 मिलियन के माध्यम से प्रत्येक अतिरिक्त $50 मिलियन। अन्य क्षेत्र जुरासिक वर्ल्ड 63 देशों में रिलीज़ हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाहर फिल्म ने बुधवार 10 जून को 8 देशों में $24 मिलियन की कमाई की। जुरासिक वर्ल्ड 2015 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन कॉलिन ट्रेवोर ने किया है, जिन्होंने रिक जाफा, अमांडा सिल्वर और डेरेक कॉनोली के साथ जाफा और सिल्वर की कहानी की पटकथा लिखी थी। यह जुरासिक वर्ल्ड त्रयी में पहली किस्त है और जुरासिक पार्क 3 2001 के बाद जुरासिक पार्क फिल्म श्रृंखला में कुल मिलाकर चौथी किस्त है। फिल्म में क्रिस पैट, ब्राइस डलास हावर्ड, विंसेंट डी ऑनफ्रियो, टाई सिम्पिकंस, निक रॉबिन्सन, उमर साय, बीडी वोंग और इरफान खान हैं। वोंग ने मूल जुरासिक पार्क फिल्म से अपनी भूमिका दोहराई। जुरासिक पार्क की घटनाओं के 22 साल बाद जुरासिक वर्ल्ड कोटा रिका के प्रशांत तट पर स्थित इस्ला नुबलर के उसी काल्पनिक द्वीप पर घटित होता है। क्लोन किए गए डायनासोरों का एक सफल थीम पार्क, जिसे जुरासिक वर्ल्ड कहा जाता है, वर्षों से द्वीप पर संचालित हो रहा है, जिससे जॉन हैमंड का सपना साकार हुआ है। जब एक ट्रांसजेनिक डायनासोर अपने बड़े से भाग जाता है और उत्पात मचाता है तो पार्क अराजकता में डूब जाता है। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने 2004 में चौथी जुरासिक पार्क फिल्म का निर्माण शुरू करने का इरादा किया था, जिसे 2005 के मध्य में रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन विकास की गति धीमी थी, जबकि स्क्रिप्ट में कई संशोधन हुए। कार्यकारी निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग के सुझाव के बाद लेखक विकास की गति जफा और सिल्वर ने कार्यात्मक डायनासोर पार्क के विचार की खोज की। एक बार जब ट्रेवोर को 2013 में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया तो उन्होंने कॉनोली के साथ एक नई स्क्रिप्ट विकसित करते समय उसी विचार का पालन किया। फिल्मांकन लुइसियाना और हवाई में अप्रैल से अगस्त 2014 तक चला। डायनासोर लुकास फिल्म के इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक द्वारा CGI का उपयोग करके और लेगेसी इफेक्ट्स द्वारा आदमकद एनिमेट्रिक्स का उपयोग करके बनाए गए थे। उत्पादन मई 2015 में पूरा हुआ। जुरासिक वर्ल्ड को यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 12 जून 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था। आलोचकों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई। कई लोगों ने इसे सर्वश्रेष्ठ जुरासिक पार्क सीक्वल माना। इसने दुनिया भर में $1.6 बिलियन की कमाई की। 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म
श्रृंखला में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और रिलीज़ हुई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2 सीक्वल रिलीज़ हो चुके हैं, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। कथानक: भाई जैज और ग्रे मिशेल शीतकालीन अवकाश के लिए इस्ला नुबलर पर एक डायनासोर थीम पार्क जुरासिक वर्ल्ड का दौरा करते हैं, जहां उनकी मौसी क्लेयर डियरिंग संचालन प्रबंधक है। क्लेयर अपनी सहायक जारा को लड़कों के मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त करती है, लेकिन वे उससे बचते हैं और स्वयं खोजबीन करते हैं। द्वीप पर खइयों और नौसेना के अनुभवी और एंथोलॉजिस्ट ओवेन ग्रैडी ब्लू, चार्ली डेल्टा और इको से बने वेलोसिरैप्टर दस्ते को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उनकी बुद्धिमत्ता पर शोध कर रहे हैं। रैप्टर्स की आदेशों का पालन करने की क्षमता के आधार पर इंजन सुरक्षा के प्रमुख निक हॉरिकन्स का मानना है कि जानवरों को हथियार बनाया जा सकता है। एक विचार ओवेन और उनके सहायक बैरी ने जोरदार विरोध किया। इसके उद्घाटन से पहले क्लेयर और पार्क के मालिक साइमन मसरानी ने पार्क के नवीनतम आकर्षण इंडोमिनस रैक्स आनुवंशिकीविद डॉक्टर हेनरी वू द्वारा बनाया गया एक ट्रांसजेनिक डायनासोर का निरीक्षण किया। मसरानी ने ओवेन को बाड़े की सुरक्षा का मूल्यांकन करने का काम सौंपा। ओवेन ने क्लेयर को चेतावनी दी कि इंडोमिनस में सामाजिक कौशल का अभाव है, जो इसे खतरनाक और अप्रत्याशित बनाता है। जब इंडोमिनस अपने परिसर से भाग जाता है तो ओवेन और 2 पार्क कर्मचारी बाड़े में प्रवेश करते हैं। इंडोमिनस, जो खुद को छुपा सकता है और अपने ताप हस्ताक्षर को छिपा सकता है, अचानक प्रकट होता है। ओवेन बच जाता है, लेकिन द्वीप के अंदरूनी हिस्से में भागने से पहले इंडोमिनस अन्य 2 लोगों को खा जाता है, यह महसूस करते हुए कि यह बेहद शातिर और बुद्धिमान है। ओवेन ने मसरानी को नमूने को नष्ट करने की सलाह दी, लेकिन अपनी कंपनी के निवेश की रक्षा के लिए मसरानी ने गैर घातक हथियारों के साथ इसे वश में करने के लिए एक विशेष इकाई भेजी, ताकि इसे सुरक्षित रूप से अपने बाड़े में वापस किया जा सके। अधिकांश यूनिट के मारे जाने के बाद क्लेयर ने द्वीप के उत्तरी क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया, जबकि मसरानी ओवेन की चेतावनी पर विचार करता है और वो पर आरोप लगाता है। एक टूर वाहन में पार्क की खोज करते समय जैच और ग्रे एक प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इंडोमिनस आता है और वाहन को नष्ट कर देता है, लेकिन लड़के बाल बाल बच जाते हैं। वे मूल जुरासिक पार्क आगंतुक केंद्र के खंडर ढूंढते हैं, एक पुरानी जीप रैंगलर की मरम्मत करते हैं और पार्क रिसोर्ट में वापस चले जाते हैं। जैसे ही क्लेयर और ओवेन लड़कों की खोज करते हैं, वे भी मुश्किल से इंडोमिनस से बच पाते हैं। मसरानी और 2 सैनिक हेलीकॉप्टर से इंडोमिनस का शिकार करते हैं, लेकिन वह पार्क के एवियरी में टूट जाता है। टेरांडोनस और डेमोफोर्डन्स इंडोमिनस से चौंक कर एवियरी से भाग जाते हैं और मसरानी के हेलीकॉप्टर में उड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसके यात्रियों की मौत हो जाती है। रिसोर्ट में एकत्र होने से पहले और जारा सहित सभी पर हमला करता है, जिसे बाद में मोसासारस द्वारा निगल लिया जाता है। जैच और ग्रे ओवेन और क्लेयर को रिसोर्ट में पाते हैं, क्योंकि सशस्त्र कर्मी टेरोसार को मार गिराते हैं। आदेश मानते हुए हॉरिकन्स रैप्टर्स को इंडोमिनस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करने का आदेश देता है, जिसके बाद ओवेन अनिच्छा से अनुपालन करता है और रैप्टर्स के साथ हमले का नेतृत्व करता है। इंडोमिनस को खोजने पर डायनासोर आपस में संवाद करना शुरू कर देते हैं। ओवेन को पता चलता है कि इंडोमिनस में वेलोसिरैप्टर डीएनए और यह रैप्टर्स पर ओवेन की कमान हथिया लेता है और पैक का नया अल्फा बन जाता है। सैनिकों ने इंडोमिनस पर गोलीबारी की, लेकिन वह बच गया। रैप्टर्स अधिकांश सैनिकों को मार डालते हैं, जबकि चार्ली अराजकता में मारा जाता है। हॉरिकन्स ने डॉक्टर वू के शोध की सुरक्षा के लिए
डॉक्टर वू और डायनासोर के भ्रूणों को द्वीप से बाहर निकाला। ओवेन, क्लेयर और लड़के हॉरिसन को प्रयोगशाला में अधिक भ्रूण सुरक्षित करते हुए पाते हैं, लेकिन डेल्टा अंदर घुस जाता है और उसे मार डालता है। इंडोमिनस के दोबारा प्रकट होने से पहले ओवेन 3 जीवित रैप्टरों के साथ अपना बंधन बहाल कर देता है। वे हाइब्रिड पर हमला करते हैं, लेकिन डेल्टा और इको मारे जाते हैं, जबकि ब्लू बेहोश हो जाता है। क्लेयर ने जुरासिक पार्क के अनुभवी टायरानोसारस रेक्स को उसके बाड़े से रिहा कर दिया और उसे इंडोमिनस के साथ लड़ाई के शामिल कर लिया। जब तक ब्लू ठीक नहीं हो जाता और लड़ाई में शामिल नहीं हो जाता, तब तक इंडोमिनस अंततः टायरानोसोरस पर बढ़त हासिल कर लेता है। यह जोड़ी इंडोमिनस पर तब तक हावी रहती है जब तक कि वे लेगून के किनारे पर नहीं पहुंच जाती, जहां निवासी मोसासारस उसे पानी के अंदर खींच लेता है। बचे हुए लोगों को निकाल लिया गया और द्वीप को एक बार फिर छोड़ दिया गया। जैच और ग्रे अपने माता पिता के साथ फिर से मिल जाते हैं, जबकि ओवेन और क्लेयर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। स्कॉट मिशेल के रूप में एंडी बकले, करेन के पति, और जैच और ग्रे के पिता। इसके अतिरिक्त जिमी फॉलन और जिमी बफेट स्वयं कैमियो में दिखाई देते हैं, जबकि फिल्म के निर्माता पैट्रिक कार्ली मसरानी के उड़ान प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हैं। कॉलिन ट्रेवोर संक्षेप में मिस्टर डीएनए की आवाज़ देते हैं, एक एनिमेटेड डीएनए हेलिक्स जो आगंतुकों को पार्क की तकनीक समझाता है। जुरासिक पार्क में ग्रेग बर्सन द्वारा आवाज़ दी गई एक पात्र है। ब्रैड बर्ड पार्क के मोनोरेल उद्घोषक के रूप में एक आवाज़ वाला कैमियो प्रदान करते हैं, और फिल्म के तकनीकी सलाहकार जैक हॉर्नर भी एक कैमियो भूमिका निभाते हैं। एरिक एडल्स्टीन संक्षेप में एक प्रयोग पर्यवेक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। विषय वस्तु और विश्लेषण। निर्देशक कॉलिन ट्रेवरो ने कहा कि इंडोमिनस रेक्स फिल्म की कहानी के केंद्र में सिंथेटिक हाइब्रिड डायनासोर उपभोक्ता और कॉरपोरेट जाति का प्रतीक है। डायनासोर सबसे खराब प्रवृत्तियों को मूर्त रूप देने के लिए था। हम आश्चर्य से घिरे हुए हैं और फिर भी हम और अधिक चाहते हैं, और हम इसे बड़ा, तेज, जोर से बेहतर चाहते हैं। और फिल्म की दुनिया में जानवर को इसी आधार पर डिज़ाइन किया गया है, कॉरपोरेट फोकस समूहों की एक श्रृंखला पर। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में हमारे लालच और लाभ की हमारी इच्छा के बारे में कुछ है। मेरे लिए इंडोमिनस रेक्स वह इच्छा है जिसे संतुष्ट करने की आवश्यकता है। फिल्म पत्रकारों ने जुरासिक वर्ल्ड में पार्क और फिल्म और मनोरंजन उद्योग के कामकाज के बीच समानताएं देखी हैं। अभिनेता जेम्स ड्यूमोंट, जिनकी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका है, ने कहा कि व्यक्ति पर्यावरण एक है, एक स्पष्ट विषय, एक अन्य विषय है जो लोग बुराई को नहीं रोकते, वे उसका समर्थन और प्रोत्साहन कर रहे हैं। फिल्म पशु अधिकार अवधारणाओं की भी पड़ताल करती है। इंडोमिनस रेक्स को कैद में और पूर्व अलगाव में पाला गया, जिससे प्राणी पूरी तरह कार्यात्मक नहीं हो गया। ट्रेवरो ने जुरासिक वर्ल्ड के लिए एक प्रमुख प्रेरणा के रूप में 2013 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ब्लैकफिश का हवाला दिया, जो सी वर्ल्ड में बंदी ओरका की आलोचना करती है। उत्पादन मुख्य लेख। जुरासिक वर्ल्ड का उत्पादन विकास। मई 2001 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने एम्बेलन एंटरटेनमेंट से जुरासिक पार्क 4 के लिए विचारों का विकास शुरू किया, जिसे उन्होंने निर्मित करने की योजना बनाई थी। प्रारंभ में जुरासिक पार्क 3 के निर्देशक को जॉनस्टन को चौथी फिल्म के निर्देशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2002 में विलियम मोनाहन और पटकथा लेखक के रूप में घोषित किया गया था और 2005 के मध्य में रिलीज़ की तारीख निर्धारित की गई थी। कैथलीन कैनेडी फिल्म का निर्माण करेंगी और स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे।
प्रारंभिक कहानी के विचार में आंशिक रूप से कोस्टा रिकन मुख्य भूमि की ओर पलायन करने वाले डायनासोर शामिल होंगे। हाँ, डॉक्टर एलन ग्रॉट और डॉक्टर इयान मैल्कम सहित विशेषज्ञों की एक टीम एक अपतटीय द्वीप पर एक अभियान की खोज योजना बनाएगी और स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर रहे डायनासोरों की खोज करेगी। कथानक के एक भाग में पात्रों को डायनासोर के प्रसार को प्रतिबंधित करने और पारिस्थितिक आपदा को रोकने का तरीका तैयार करना शामिल होगा। प्रारंभिक अवधारणा कला में आनुवांशिक रूप से इंजीनियर किए गए मानव डायनासोर भाड़े के सैनिकों को भी दर्शाया गया है। मोनान के स्क्रिप्ट का पहला मसौदा जुलाई 2003 में समाप्त हो गया था। पिछली फिल्मों की तरह कहानी जंगल पर आधारित नहीं थी। मोनान ने बाद में किंगडम ऑफ हेवन पर काम करने के लिए परियोजना छोड़ दी। उनकी जगह जॉन सेल्स ने ले ली, जिन्होंने स्क्रिप्ट के 2 ड्राफ्ट लिखे। एक मसौदे में एक नए चरित्र निक हैरिस नाम के एक भाड़े के सैनिक पर बचाव अभियानों में उपयोग के लिए और ड्रग डीलरों से निपटने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित डायनो नीचस की एक टीम को प्रशिक्षित करने का आरोप लगाया जाएगा। फ्रैंक मार्शल अंततः एक निर्माता के रूप में इस परियोजना में शामिल होंगे। 2005 के दौरान फिल्म की प्रगति रुक गई क्योंकि मार्शल और स्पीलबर्ग अन्य फिल्म परियोजनाओं में व्यस्त थे। चौथी इंडियाना जोन्स फिल्म की रिलीज़ के बाद फिल्म पर अतिरिक्त काम शुरू होने की उम्मीद थी, जिस पर मार्शल और स्पीलबर्ग काम कर रहे थे। 2006 में स्पीलबर्ग ने कहा कि जॉनस्टन फिल्म का निर्देशन करेंगे, लेकिन अप्रैल 2007 तक जॉनस्टन निर्देशक के रूप में शामिल नहीं थे। 2008 में रिलीज़ की तारीख अपेक्षित थी, लेकिन बाद में इसे 2009 तक विलंबित कर दिया गया। 2010 तक जॉनस्टन फिर से इस परियोजना में शामिल हो गए और उन्होंने नई जुरासिक पार्क 3 में पहली फिल्म बनाने की योजना बनाई। जॉनसन की 2011 की फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर सहित अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के बाद जॉनस्टन को स्पीलबर्ग के साथ इस परियोजना को और विकसित करने की उम्मीद थी। 2011 में लेखक मार्क प्रोटोसेविच को काम पर रखा गया था। उन्होंने 2 कहानी उपचार लिखे, जिनमें से किसी को भी मंजूरी नहीं मिली। स्पीलबर्ग और कैनेडी को लगा कि फिल्म में अभी तक पर्याप्त कहानी नहीं है। 2012 में रिक जाफा और अमांडा सिल्वर को पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। लेखकों ने स्पीलबर्ग के 3 विचारों को शामिल किया: एक पूरी तरह से काम करने वाला डायनासोर थीम पार्क, एक मानव जिसका प्रशिक्षित रैप्टर्स के साथ संबंध है। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2013 में यूनिवर्सल ने 13 जून 2014 की रिलीज़ डेट तय की। कैनेडी ने बाद में फरवरी में प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि वह आगामी स्टार वार्स सीक्वल 3 में व्यस्त थी। 1 महीने बाद कॉलिन ट्रेवोर को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया और मार्शल के साथ पैट्रिक क्रॉली को निर्माता के रूप में घोषित किया गया। ट्रेवोरो और उनके लेखन साथी डेरेक कॉनोली ने स्पीलबर्ग के 3 कहानी विचारों को बरकरार रखते हुए जाफा और सिल्वर के पहले के मसौदे को फिर से लिखा। लेखकों को स्क्रिप्ट को सही करने के लिए समय देने के लिए फिल्म की रिलीज़ में 1 साल की देरी की गई। सितंबर में यूनिवर्सल ने फिल्म के शीर्षक जुरासिक वर्ल्ड की पुष्टि की, जिसकी रिलीज़ 12 जून 2015 को तय की गई। 2003 और 2008 के बीच पिछले जुरासिक पार्क फिल्मों के कई कलाकारों से उनकी भूमिकाओं को दोबारा निभाने की उम्मीद की गई थी, जिसमें डॉक्टर एलन ग्रांट के रूप में सैम नील, डॉक्टर इयान मैल्कम के रूप में जेफ गोल्ड ब्लम, जॉन के रूप में रिचर्ड एटनबरो शामिल थे। हैमंड और लॉरा डॉन डॉक्टर एली सैटलर के रूप में। एटनबरो ने 2008 में अपने घर में गिरने के बाद अभिनय से संन्यास ले लिया। फिल्म में उनके चरित्र की एक मूर्ति दिखाई गई है। ट्रेवोरो और कॉनोली अन्य पात्रों को तब तक वापस नहीं लाना चाहते थे जब तक कि उनके लिए कहानी में शामिल होने का कोई अच्छा कारण ना हो। उन्होंने डायनासोर को फिर से बनाने के लिए
जिम्मेदार वैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी वू को एक तार्किक विकल्प माना। अक्टूबर 2013 में टॉय सिम्पिकन्स और निक रॉबिन्सन को बाल पात्रों के रूप में लिया गया था। ब्रॉयस डलास हावर्ड और क्रिस पैट को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया था। 2014 की शुरुआत में विंसेंट डी ओनोफ्रियो और इरफान खान को कास्ट किया गया था और बॉडी वॉन्ग को डॉक्टर हेनरी वू की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए कास्ट किया गया था, जो मूल जुरासिक पार्क के बाद चरित्र की पहली उपस्थिति थी। 1993 में फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी 10 अप्रैल 2014 को शुरू हुई। हवाई में बजट 150 से 215 मिलियन डॉलर बताया गया था। वहाँ फिल्मांकन के स्थानों में काउई और ओहू द्वीप शामिल थे। इंडोमानिस रैक्स से संलग्न हवाई में शूटिंग स्थानों में से एक था। लुइसियाना जाने से पहले जून तक हवाई में फिल्मांकन जारी रहा। काल्पनिक जुरासिक वर्ल्ड थीम पार्क की मुख्य सड़क और बोर्ड वॉक क्षेत्र का निर्माण परित्यक्त सिक्स फ्लैग्स न्यू ऑरलियंस पार्क की पार्किंग में किया गया था। न्यू ऑरलियंस में नासा की मैचोर्ड असेंबली सुविधा का उपयोग जुरासिक वर्ल्ड पार्क का प्रतिनिधित्व करने वाले आंतरिक सेटों के निर्माण के लिए भी किया गया था। सुविधा में निर्मित अन्य सेटों में एक मोसासॉरस फीडिंग शो और एक रैप्टर संलग्न शामिल था। फिल्म में एक दृश्य शामिल है जिसमें क्लेयर की सहायक जारा कैटी मैकग्रॉथ द्वारा अभिनीत को पार्क के लैगून में गिरने से पहले कई टेरानोडन द्वारा ले जाया जाता है, जहां उसे मोसासॉरस खा जाता है, पहली महिला को चिन्हित करता है। फिल्म श्रृंखला में मृत्यु ट्रेवोरो इसे सबसे शानदार मौत जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं बनाना चाहते थे। साथ ही फिल्म देखने वालों को आश्चर्यचकित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, चलो किसी ऐसे व्यक्ति को मरना चाहिए जो ऐसा नहीं करता है, बिल्कुल मरने के लायक है। स्टैन विंस्टन ने पिछले जुरासिक पार्क फिल्मों के लिए एनिमेट्रॉनिक डायनासोर उपलब्ध कराए थे और 2008 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने चौथी फिल्म के लिए भी ऐसा ही करने का इरादा किया था। इसके बजाय लेगेसी इफेक्ट्स में विंस्टन के पूर्व सहयोगियों ने फिल्म के लिए एक एनिमेट्रॉनिक एपेटोसारस प्रदान किया। कुछ दृश्यों के दौरान वेलोसिरैप्टर को चित्रित करने के लिए मैकवेट का उपयोग किया गया था और कुछ डायनासोर मोशन कैप्चर के उपयोग के माध्यम से बनाए गए थे। संगीत मुख्य लेख जुरासिक वर्ल्ड फिल्म स्कोर। संगीत स्कोर माइकल गियाचिनो द्वारा रचा गया था, जिन्होंने पहले वीडियो गेम वारपाथ जुरासिक पार्क और द लास्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क बनाया था। पिछले जुरासिक पार्क स्कोर से जॉन विलियम्स के विषयों को गियाचिनो द्वारा शामिल किया गया था, जिन्होंने कहा था यह वास्तव में एक लक्षित दृष्टिकोण था कि कहाँ विलियम्स के विषयों को शामिल करें और कहाँ सबसे अधिक समझ आएगा और कहाँ हम सबसे अधिक सराहना करेंगे। यह प्रशंसकों के रूप में स्वयं बैकलॉट म्यूज़िक द्वारा 9 जून 2015 को एक साउंडट्रैक एल्बम जारी किया गया था। मार्केटिंग फिल्म सेट की पहली आधिकारिक तस्वीरें अप्रैल 2014 में जारी की गई और उसके बाद जून में पहली फिल्म की तस्वीरें जारी की गई। जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन सम्मेलन के दौरान मार्क एंगलर्ट द्वारा सीमित संस्करण वाले जुरासिक वर्ल्ड पोस्टर की 500 प्रतियां दी गई। सम्मेलन में दर्शक जुरासिक वर्ल्ड फुटेज की कमी से निराश थे, जिसे उन्होंने फिल्म का फुटेज समझा। वह लेजेंडरी पिक्चर्स की आगामी फिल्म स्कल आइलैंड के टीजर ट्रेलर की घोषणा थी। 2 वायरल मार्केटिंग वेबसाइट, एक काल्पनिक मसरानी ग्लोबल कॉरपोरेशन के लिए और एक जुरासिक वर्ल्ड थीम पार्क के लिए नवंबर 2014 में लॉन्च की गई थी। मसरानी वेबसाइट जैक एंथोनी एवेंस और टिमोथी ग्लोवर द्वारा बनाई गई थी, जो पहले जुरासिक पार्क के 2 प्रशंसक थे। काल्पनिक पटेल कॉरपोरेशन के लिए एक वेबसाइट बनाई। शुरुआत में खान को पटेल उपनाम
के साथ एक पार्क मालिक की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। जब कुछ प्रशंसकों ने पटेल वेबसाइट को फिल्म से जुड़ी एक आधिकारिक वेबसाइट समझ लिया तो यूनिवर्सल ने आधिकारिक मसरानी वेबसाइट को डिज़ाइन करने और उसमें अपने स्वयं के बैक स्टोरी विवरण जोड़ने के लिए उसी वर्ष अप्रैल में इवेंट्स और ग्लोवर को काम पर रखा। मसरानी वेबसाइट में वह जानकारी शामिल थी जो फिल्म में नहीं थी, जैसे कंपनी द्वारा इन जैन की खरीद का विवरण और पार्क की उत्पत्ति के बारे में। मसरानी वेबसाइट में ऐसे वीडियो भी शामिल है जिनमें डियोनफ्रियो और वोंग को काल्पनिक कंपनी के बारे में चरित्र चित्रण करते हुए दिखाया गया। थीम पार्क वेबसाइट में होटल, आवास, मौसम रिपोर्ट और सवारी के लिए प्रतीक्षा समय सहित उच्च स्तर का काल्पनिक विवरण दिखाया गया है। थीम पार्क वेबसाइट पर डायनासोर की जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जीवाश्म विज्ञानी ब्रायन सिवटेक को 2015 की शुरुआत में काम पर रखा गया था। ट्रेवोरो ने साइट के लिए काल्पनिक ग्राहक टिप्पणियाँ लिखी। उन्होंने लिखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं खरगोश के बिल में बहुत नीचे चला गया था। नियंत्रण कक्ष के मॉनिटर पर दिखाया गया क्लोज सर्किट वीडियो उत्पादन के दौरान फिल्माया गया था और थीम वार्क वेबसाइट में भी जोड़ा गया था। 23 नवंबर 2014 को एक टीजर ट्रेलर ऑनलाइन जारी किया गया था। इसके 2 दिन बाद पहला पूर्ण ट्रेलर जारी किया गया था। शुरुआत में से 2 दिन बाद थैंक्सगिविंग फुटबॉल गेम के दौरान NBC पर प्रसारित किया जाना था। फिल्म का विपणन पार्क खुला है टैगलाइन के साथ किया गया था। मार्केटिंग 2015 में भी जारी रही। फिल्म के लिए एक टेलीविज़न विज्ञापन का प्रीमियर फरवरी में सुपर बाउल XLIX के दौरान किया गया। फिल्म की एक क्लिप है 8 अप्रैल को MTV पर प्रसारित की गई थी और इसमें पात्र ओवेन को पार्क के डायनासोर के इलाज के बारे में क्लेयर के साथ बहस करते हुए दिखाया गया था। फिल्म निर्देशक और लेखक जॉस वेडन ने क्लिप की आलोचना करते हुए इसे 70 के दशक का सेक्सिएस्ट कहा। वह एक कठोर है, वह एक जीवन शक्ति है वास्तव में। फिर भी बाद में ट्रेवोर ने कहा कि वह वेडन की टिप्पणियों से परेशान नहीं थे और ईमानदारी से कहूँ तो मैं उनसे पूरी तरह असहमत नहीं हूँ। मुझे आश्चर्य है कि यूनिवर्सल ने ऐसी क्लिप क्यों चुनी जो दिखाती है एक फिल्म के भीतर अलग अलग स्थिति जिसमें एक आंतरिक तर्क होता है। बाद में अप्रैल में अंतिम ट्रेलर के प्रीमियर तक 3 दिनों की अवधि के दौरान फिल्म के 3 नए पोस्टर जारी किए गए। ट्रेवोर यूनिवर्सल से निराश थे क्योंकि उनका मानना था कि ट्रेलरों में मैं जितना चाहता था उससे कहीं अधिक इस फिल्म को दिखाया गया है। ट्रेवोर ने कहा कि फिल्म की लागत के कारण ट्रेलर में वे दृश्य शामिल थे जो यूनिवर्सल को लगा कि जुरासिक पार्क 3 के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से स्टूडियो की निराशा के बाद इसकी वित्तीय सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे। यूनिवर्सल ने फिल्म के टेलीविज़न विज्ञापनों पर $34.9 मिलियन खर्च किए। केलॉग्स, डेयरी क्वीन और बारबासोल जैसे कंपनियों ने फिल्म के लिए प्रचार भागीदार के रूप में काम किया और लेगो और हैस्ब्रो ने इस पर आधारित खिलौने जारी किए। 2 वीडियो गेम लेगो जुरासिक वर्ल्ड और जुरासिक वर्ल्ड द गेम 2015 में जारी किए गए थे। टिपैट स्टूडियो ने यूनिवर्सल और FXCO के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन बनाया जिसका शीर्षक था जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल मूवी मेकर, जो पृष्ठभूमि तस्वीर में डायनासोर की छवियां जोड़ता है। रिलीज नाट्य शास्त्रीय जुरासिक वर्ल्ड का विश्व प्रीमियर 29 मई 2015 को पेरिस के ग्रैंड रैक्स सिनेमा में आयोजित किया गया था। फिल्म को 10 से 12 जून तक 66 क्षेत्रों में नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था। उत्तरी अमेरिका में 10 तारीख को वेलिस्टन वर्मोंट में मजेस्टिक 10 सिनेमाघरों में अग्रिम स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। 2 दिन बाद 4273 में खुलने से पहले वेन्यू यूनिवर्सल के लिए अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन संख्या। दुनिया भर में जुरासिक वर्ल्ड को 809 IMAX थिएटरों में रिलीज़ किया गया था।
जिनमें से 364 उत्तरी अमेरिका में थे, जिससे वह आईमैक्स के इतिहास में किसी भी फिल्म के लिए दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी रिलीज़ और अब तक की सबसे बड़ी दिन और तारीख वाली आईमैक्स रिलीज़ बन गई। यूनिवर्सल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 28 अगस्त को एक सप्ताह के लिए सिनेमाघरों में आईमैक्स 3D में फिल्म को फिर से लॉन्च किया। होम मीडिया जुरासिक वर्ल्ड को यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 20 अक्टूबर 2015 को DVD, ब्लू-रे और ब्लू-रे 3D पर रिलीज़ किया गया था। रिलीज़ होने पर इसने अपने पहले सप्ताह में लगभग 3 मिलियन ब्लू-रे और DVD इकाइयाँ बेची, जिससे यह यूनिवर्सल और 2015 दोनों के लिए सबसे अधिक बिकने वाली होम एंटरटेनमेंट लाइव एक्शन फिल्म है। सभी डिजिटल और